हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑडिट प्लानिंग। लास्ट वीडियो में हमने किया था ऑडिट स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं ऑडिट प्लानिंग। तो देखिए SA यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 300 जो है वो इसके रिस्पेक्ट में है। उसका नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब SA 300 ऑडिटर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि अपने ऑडिट को प्रॉपरली प्लान करे, और इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव है द ऑडिटर इज टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड, यानी जो ऑडिट है वो इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म हो सके। अब इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव का मतलब है यहाँ पे कि जो भी इसका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपरली उसको कंप्लीट कर ले, वो प्रॉपरली ऑडिट रिपोर्ट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इशू कर ले, तो वो तो होता है इफेक्टिव। और एक वर्ड और आएगा इसमें, एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब है कि जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो तो ऑडिटर ने वो अचीव कर लिया है, लेकिन उसके साथ वो जो ऑब्जेक्टिव है वो मिनिमम कॉस्ट पे और एफिशिएंटली वो अचीव हो रहा है, यानी बहुत से कम रिसोर्सेज में उसको आप अचीव करेंगे। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ऑडिट के रिस्पेक्ट में रिसोर्सेज इक्वल्स टू टीम, यानी जो भी ऑडिट की टीम है और टाइम है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑडिटर को यूज करना है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिटेल में कवर किया था। अब हम आगे देखेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपरली ऑडिट प्लान ऑडिटर कैसे करेगा, और उसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो ऑडिट स्ट्रेटेजी उसको बनानी रहेगी। और ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आप आगे समझते हैं। अब देखिए, प्लानिंग एक्टिविटीज जो होती है उसके रिस्पेक्ट में एस्टेब्लिशिंग, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एस्टेब्लिश करना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए आप लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं। और दूसरा आज हम देखेंगे कि डेवलपिंग इन ऑडिट प्लान, यानी यही जो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई है वो ऑडिटर को असिस्ट करती है ऑडिट प्लान बनाने में। अब ये ऑडिट प्लान कैसे बनता है उसके पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, प्लानिंग होती क्या है, और प्लानिंग की बेसिकली स्टेजेस कौन कौन सी है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। बेनिफिट्स का मतलब सबसे पहला है इसमें अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया, यानी जो भी इंपॉर्टेंट हाई रिस्क एरिया है, कॉम्प्लेक्स एरिया है, उसके ऊपर प्रॉपरली अटेंशन देना, यानी कितना टाइम देना है, कौन कौन सा स्टाफ उस पर्टिकुलर हाई रिस्क एरिया पे इंडल्ज करना है, डिप्लॉय करना है, तो उसके ऊपर प्रॉपरली अटेंशन देने के लिए ऑडिट प्लानिंग नेसेसरी है। दूसरा है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना और दूसरा रिजॉल्व करना। तो ये भी ऑडिट प्लानिंग इसमें असिस्ट करती है ऑडिटर को। और तीसरा है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ऑडिट करना। अब यहाँ पे हमने दोनों का अभी पिछली स्लाइड में इसका मतलब देखा है। एफिशिएंटली का मतलब है कि आपने ऑब्जेक्टिव तो अचीव किया है, वो मिनिमम कॉस्ट पे अचीव करना। और इफेक्टिव का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अब नेक्स्ट इसमें ऑडिट, इसका प्लानिंग का बेनिफिट क्या है? ऑडिट के दौरान सिलेक्शन ऑफ द टीम मेंबर, तो वही दो रिसोर्सेज की बात हो रही है कि आपकी जो ऑडिट की टीम है, जो एंगेजमेंट टीम है, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जैसे अगर IRS की ना या इंडेस की अगर रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर क्लाइंट पे, तो वो उसमें एफिशिएंट होनी चाहिए, उसको उस पर्टिकुलर एरिया की, उस इंडस्ट्री की रेगुलेशंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो टीम उस पर्टिकुलर क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही ऑडिटर को सेलेक्ट करने में ऑडिट प्लान, ये अपनी प्लानिंग बहुत असिस्ट करती है। और इसमें नेक्स्ट है डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ द टीम एंड रिव्यू, यानी DSR। प्रॉपर जो भी एंगेजमेंट टीम है उसको डायरेक्ट करना, यानी कौन क्या काम कर रहा है, और उसको सुपरवाइज करना, और उस लास्ट में उसको रिव्यू करना, यानी जो भी काम हो गया है उसको टाइमली रिव्यू करेंगे। तो इसमें भी ऑडिट की जो प्लानिंग है वो बहुत असिस्ट करती है। और लास्ट है कोऑर्डिनेशन विद दी अदर ऑडिटर्स एंड द एक्सपर्ट, यानी जो बिल्कुल एंगेजमेंट टीम है, कुछ दूसरे ऑडिटर्स हैं, कुछ की एंगेजमेंट मेंबर्स हैं, या फिर वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में, या दूसरे आपने कुछ एक्सपर्ट इन्वॉल्व कर रखे हैं ऑडिटर ने अपनी आसानी के लिए, जैसे वैल्यूएशन के लिए आ गया, या फिर दूसरे जो ऑडिटर्स हैं, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन का मतलब है कौन क्या काम देख रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस एक्सटेंट तक है, फिर उस पर्टिकुलर काम का रिव्यू कौन कर रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो तो ऑडिटर की ही होगी। तो सबका काम आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए प्लानिंग बहुत हेल्प करती है। अब नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ द ऑडिट प्लानिंग। अब स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि प्लानिंग के दो स्टेप हैं। सबसे पहले तो वो स्ट्रेटेजी बनाना, और उसके बाद ऑडिट प्लान तैयार करना। तो ऑडिट प्लान तैयार करने के पहले हमने देखा कि प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या हैं बेसिकली। और अब हम देख रहे हैं नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है, यानी जो भी ऑडिट की प्लानिंग होती है उसका नेचर क्या होता है। तो देखिए, प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। डिस्क्रीट मतलब सेपरेट नहीं है, कोई अलग से नहीं है, ये एक पूरी ऑडिट का ही पार्ट है। बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड आइटरेटिव। आइटरेटिव यानी बिल्कुल कंटिन्यूअस, एक लूप में चलती रहती है, यानी एक बार आपकी एक चीज के लिए प्लानिंग खत्म हुई तो दूसरे स्टेप के लिए चालू हो जाती है, यानी चलती ही रहती है। और दैट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर और इन कनेक्शन विद द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ही कोई ऑडिटर है, वो XYZ कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो XYZ लिमिटेड की ऑडिट करने के लिए लास्ट ईयर आपने जो खत्म किया, तो उसमें आपको लगा कि पर्टिकुलर भाई यहाँ पे इसमें स्टॉक में दिक्कत थी, यहाँ पे वैल्यूएशन में दिक्कत थी, या यहाँ पे हमें प्रॉपरली कुछ एविडेंस मिले ही नहीं, या सेल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी।
तो आप ये देखते हो कि हमें इस बार इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैवलिंग बिल्स में कहीं पे भी कोई दिक्कत आई है तो नेक्स्ट ईयर हम इसको डिटेल में चेक करेंगे। तो इसका मतलब है प्लानिंग बिल्कुल जैसे प्रीवियस ऑडिट आपकी खत्म हुई तो नेक्स्ट ईयर ही आप उसके लिए प्लान कर लेते हो कि अगले साल हम इसी क्लाइंट की अगर हम ऑडिट करते हैं, जैसे 5 साल का कोई टेन्योर होता है, तो हम अगले साल इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे जिसका हमें पिछले साल में दिक्कत हुई थी। तो इसका मतलब जैसे ही प्रीवियस ऑडिट खत्म होती है तो उसकी प्लानिंग नेक्स्ट ईयर से ही मतलब उस पिछले साल के एंड पे ही खत्म हो जाती, बिल्कुल वापस चालू हो जाती है कि हम अगले साल का प्लानिंग कैसे करेंगे। अब प्लानिंग however includes the consideration of the timing of certain activities and the audit procedures। अब जैसे किस पर्टिकुलर जैसे सेल्स को कितना टाइम देना है या ट्रैवलिंग बिल्स को कितना टाइम देना है चेकिंग करने में और परचेजेस पे कितना टाइम देना है, तो इस अकॉर्डिंग और क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लेने हैं, क्या ऑडिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, तो ये सब चीजें और जो परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर SA 330 में है तो किस अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर लगाना है, कौन से प्रोसीजर को कितना टाइम देना है, तो ये सब चीजें ऑडिट प्लानिंग में ही इंडल्ज होती हैं। तो ये इसका नेचर है, यानी ये एक डिस्क्रीट यानी सेपरेट फेज नहीं है, ये ऑडिट के साथ साथ ही चलती जाती है और बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलती है। जैसे आपने एक बार ऑडिट प्लान बना लिया और उसमें आपको लगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने परचेज के लिए बनाया है कि यहाँ पे हम सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करेंगे, लेकिन सैम्पलिंग बेसिस में आपको बहुत मिस स्टेटमेंट लग रहे हैं, तो आप अपना ऑडिट प्लान वापस से रिवाइज करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक आइटरेटिव प्रोसेस हो गया, यानी कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। अब आप वापस दूसरा सैंपल लगाएंगे या डिटेल में चेक करेंगे या अपना सैम्पलिंग मेथड चेंज करेंगे, तो ये इसका नेचर ऑफ एक्टिविटी होगी ऑडिट प्लानिंग की। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। मैटर्स दैट द प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड ऑफ कंसीडरेशन प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी ऑडिट प्लानिंग कुछ मैटर्स पे बिल्कुल कंसीडरेशन देने के लिए ऑडिटर को कहती है, जो ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं किस चीज के, मतलब अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई करने से पहले कुछ चीजें ऑडिटर को, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल एक ऑडिट स्टार्ट होने वाली है, यानी कुछ भी नहीं किया है ऑडिटर ने अभी तक, केवल उसको इनिशियली कौन से एरियाज पे फोकस देना है, तो उस चीज में भी इसको प्लानिंग मदद करती है। अब वो एरियाज कौन कौन से हैं यहाँ पे समझिएगा। अभी तक ऑडिटर ने कुछ भी ना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस किया है, ना ही आइडेंटिफाई किया है, ना ही अपनी ऑडिट स्टार्ट की है। बिल्कुल सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें कौन कौन से एरिया पे फोकस करने के लिए ऑडिट प्लानिंग कहती है। तो सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी आपका जीपी रेशो देख लेंगे ऑडिटर। सबसे पहले क्या देखेगा, इंडस्ट्री का जीपी रेशो वर्सेस कंपनी का जीपी रेशो देख लेगा, तो ये हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर। एक बार देख लेगा क्या ट्रेंड चल रहा है। ऑब्टेनिंग अ जनरल अंडरस्टैंडिंग लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे अगर कोई बैंक है तो उसका जो अलग है आरबीआई के अकॉर्डिंग जो भी है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो इडा के अकॉर्डिंग जो भी रेगुलेशन चल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, उसके ऊपर कौन कौन से कंप्लाइंस लगते हैं, तो वो सब एक बार ऑडिटर देख लेगा, है ना। इंड एएस है अगर कंपनी है तो इंड एएस है या आईएफआरएस लग रहे हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ द मटीरियलिटी लेवल क्या है उस पर्टिकुलर एंटिटी का। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, अगर कुछ वैल्यूएशन कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या कुछ लीगल मैटर चल रहे हैं तो उसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये बिल्कुल ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट स्टार्ट करने के पहले ही, उसने अभी तक रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस नहीं किया है कि किस लेवल का रिस्क हो सकता है, वो इनिशियली एक बार ये बेसिक पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कर लेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सबसे पहला तो ये था कि एनालिटिकल प्रोसीजर, इसके अलावा कुछ अदर उसको लगते हैं, तो दूसरे कौन कौन से उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हमने SA 315 में भी कवर किए हुए हैं, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो और कौन कौन से उसको रैप प्रोसीजर्स यहाँ पे परफॉर्म करने हैं, तो इसमें ऑडिट प्लानिंग बहुत हेल्प करती है ऑडिटर को। अब नेक्स्ट देखिएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द की एंगेजमेंट टीम मेंबर इन द प्लानिंग। अब सबसे पहले तो जो भी एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं और की मेंबर्स हैं, की मेंबर्स का मतलब है जैसे किसी को इंडेस की नॉलेज है, किसी को पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, तो उस पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी ऑडिटर ने एंगेजमेंट पार्टनर्स की टीम बनाई है, तो उन टीम मेंबर्स को, उन की मेंबर्स को, एंगेजमेंट पार्टनर्स को प्लानिंग में, ऑडिट की प्लानिंग में, डिस्कशन में इन्वॉल्व करना रहेगा ऑडिटर को। और इसके अलावा उसका जो भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, अब उससे हेल्प क्या मिलेगी उसको डिस्कशन में इन्वॉल्व करने से, उस पर्टिकुलर पार्टनर के एक्सपीरियंस का, उस मेंबर के एक्सपीरियंस का, उसकी इंसाइट्स का, वो मदद करेगा ऑडिटर को उसकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। अब जैसे किसी पर्टिकुलर होटल इंडस्ट्री की ऑडिट हो रही है तो उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं, तो ऐसा जो की मेंबर होगा, जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा, जिसको इस सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, तो उसको ऑडिट प्लानिंग में ऑब्वियसली उसको इंडल्ज करना रहेगा, इन्वॉल्व करना रहेगा ऑडिटर को, ताकि वो उस पर्टिकुलर पार्टनर के एक्सपीरियंस की, उसकी इंसाइट्स की यूज कर सके ऑडिट में और अपनी ऑडिट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सके।
अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्कशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अभी तक तो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि आपस में यानी जो की मेंबर्स हैं, जो एंगेजमेंट पार्टनर्स है, उसके साथ डिस्कशन हो रहा है ऑडिटर का। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है कि जो भी आप ना ऑडिटर डिस्कशन कर रहा है वो एंटिटी के मैनेजमेंट के साथ कर रहा है, तो वो किस लेवल तक कर सकता है। तो देखिए इसमें दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कर तो सकता है वो, लेकिन किस केसेस में कर सकता है। द ऑडिटर मे डिसाइड टू डिस्कस, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, वो डिस्कस तो कर सकता है अपने जो भी एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग है विद द एंटिटीज मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंगेजमेंट। अब यानी फैसिलिटेट यानी ऑडिटर को मदद मिल सके। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया, अभी ऑडिटर को कुछ सेल्स चेक करनी है, कुछ परचेज चेक करनी है, तो वो चेक करने के लिए उसको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पूरे बिल की अपनी फाइल्स चाहिए होंगी, है ना। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो चाहिए होगा। तो वो अगर वो बताएगा नहीं कि पर्टिकुलर डेज पे मैं सेल्स चेक करने वाला हूँ, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पर्सनल भी तो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसलिए वो बता सकता है कि इस पर्टिकुलर डेट्स पे मैं सेल्स चेक करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर डेट्स पे मैं परचेजेस चेक करने वाला हूँ। लेकिन क्या नहीं बताना है, व्हेन डिस्कसिंग द मैटर्स इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान केस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। यानी पूरा का पूरा इस तरीके से नहीं बता देना है। आप ये बता सकते हो कि सेल्स पर्टिकुलर डेज पे चेक हो रही है, परचेज डेज पे चेक हो रही है, लेकिन उस रिस्पेक्ट में नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, यानी पूरा का पूरा ऑडिट स्ट्रेटेजी उनको नहीं बता दोगे कि हम क्या सैम्पलिंग टेक्निक्स लेने वाले हैं, हम किस एक्सटेंट तक चेक करने वाले हैं, हम क्या क्या किस अकॉर्डिंग चेक करने वाले हैं। आप ये नहीं बताओगे कि हम सरप्राइज कैश कब चेक करेंगे। आप केवल डिस्कस कर सकते हो कि हम क्या करने वाले हैं, किस लेवल तक करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, टेक्निक्स क्या होगी, प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो नहीं करने हैं। कि आपकी एक मेन कीवर्ड ध्यान रखना है कि इस तरीके से करना है कि जो ऑडिट की इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट नहीं करे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि ना अपनी प्लानिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी ऑडिट प्लानिंग को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑडिटर को देखना रहेगा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, यानी ऑडिटर ने अभी तक एंगेजमेंट, ऑडिट का एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो उसके पहले एक्सेप्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी यानी प्राइमरी बेसिस पे, इनिशियली बेसिस पे, प्रिपरेटरी बेसिस पे क्या क्या एंगेजमेंट एक्टिविटीज ऑडिटर को करनी रहेंगी। तो उसमें 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी उसको ऑडिट कंटिन्यू अगर वो पहले से कर चुका है तो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है पर्टिकुलर ऑडिट, उसके लिए क्या क्या उसको परफॉर्म प्रोसीजर परफॉर्म करने रहेंगे, वो इसमें आ जाएंगे। दूसरा है इवेल्युएट करेगा कंप्लायंसेस विद द इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस, यानी ये ऑडिट फर्म जो आपस में जो ऑडिट की फर्म है, तो उस रिस्पेक्ट में सारे के सारे जो की मेंबर्स है, पार्टनर्स है, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अब इंडिपेंडेंस क्या होता है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप वो चेक कर सकते हैं, है ना। प्रॉपर्ली एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऑडिट यहाँ पे जो सेकंड वाले फेज में है, यहाँ पे ऑडिटर अपनी खुद की टीम को, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस को चेक करेगा, कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रही है ये ऑडिट लेने से। तीसरा पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दी टीम एंड टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, यानी क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाएगा, इस क्लाइंट प्रॉपर्ली एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉपर्ली ऑडिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वो पहले से ही डिसाइड करेगा, जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट मैंने इसमें वो बिल्कुल डिटेल में दी हुई होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट वाला आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया प्रिलिमिनरी। अब दूसरा है प्लानिंग एक्टिविटीज, जिसमें कि फर्स्ट है ना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, तो हमने बिल्कुल लास्ट वीडियो में डिटेल में कवर करता है, और ऑडिट प्लान कैसे बनाते हैं तो ये हम देखेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट वाला पॉइंट था परफॉर्मिंग द प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस, यानी कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, तो उसमें क्या देखना रहेगा ऑडिटर को, द फर्म यानी ऑडिट फर्म शुड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस बिफोर एक्सेप्टिंग, यानी वही है ना, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, तो एक्सेप्ट करने के पहले ऑडिटर को देखना रहेगा। पहली चीज तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, अगर वो उसने ऑलरेडी कोई ऑडिट क्लाइंट की ऑडिट कर रखी है तो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, और फर्स्ट टाइम कर रहा है तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ये इसलिए 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, कंटिन्यूएंस और एक्सेप्टेंस। तो उसके पहले ऑडिटर को देखना रहेगा जो भी पॉइंट्स प्रोसीजर उसको करना है, कंटिन्यू कर बिल्कुल प्रॉपर्ली वो ऑडिट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी उसको ऑडिट करने में। तो इस तरीके से वो देखेगा कि, और सबसे इसमें मेन चीज है कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी क्या है, वो ऑनेस्ट है कि नहीं है ना। ऐसे तो नहीं है पिछले साल पे जैसे वो कर तो रहा था, लेकिन लास्ट टाइम ऑडिट के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ इस पे पर्टिकुलर मैनेजमेंट पे फ्रॉड का केस किया हुआ है। तो वो पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट है, जो क्लाइंट है, वो कितना ऑनेस्ट है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी इंटीग्रिटी क्या है, तो उस रिस्पेक्ट में क्या उसको कंटिन्यू करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस ऑडिट में। और फिर या फिर उसको अगर कोई फर्स्ट टाइम ले रहा है तो क्या वो उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर को पॉइंट देखने रहेंगे कि अभी मैनेजमेंट की क्या इसमें इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है। तो ये इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट में आ जाएगा।
दूसरा है इवेल्यूटिंग द कंप्लायंसेस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस। यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट में ऑडिट अपनी खुद की ऑडिट फर्म की इंडिपेंडेंस को देखेगा, अपने खुद की टीम को देखेगा, यानी वो क्या पर्टिकुलर उसके जो भी है रिलेशनशिप है ना विद द क्लाइंट और सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे तो नहीं है जो उसके इंडिपेंडेंस पे थ्रेट कर सके। ये यहाँ पे थ्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने एक अलग वीडियो में कवर कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑडिटर की किसी टीम मेंबर की वाइफ वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, या वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय है, की एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे वो थ्रेट आ जाएगी उसकी इंडिपेंडेंस पे तक, क्योंकि वो खुद अपनी ही कुछ रिलेटिव की वर्किंग पे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्या इंडिपेंडेंस की पॉलिसीज देखना पड़ेगा, कुछ ब्रीच तो नहीं हो रहा है, यानी कुछ वायलेशन तो नहीं हो रहा है, जो भी इसकी पॉलिसीज होती हैं, जो भी इसके थ्रेट्स हो सकते हैं उस पर। और अगर कुछ हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके सेफगार्ड्स क्या क्या होते हैं ये भी हमने डिटेल में कवर कर रखा है। तो अगर सेफगार्ड्स ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं ले सकते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करना है। और नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर ऑफ एंगेजमेंट के थ्रू ही ऑडिटर सबसे पहले ऑडिटर लेटर ऑफ एंगेजमेंट उसको क्लाइंट को भेज देगा कि ये हमारा स्कोप रहेगा और ये हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि आगे कुछ भी मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। ऑडिटर जो भी इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। और ऑडिटर का काम किस लेवल तक लिमिटेड रहेगा, ये सारी चीजें उसको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में पहले ही, हम पढ़ रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट शुरू होने से पहले ही उसको ये सब चीजें क्लियर करनी रहेगी। तो ये प्रिपरेटरी यानी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं। तो ये ऑडिटर को बिल्कुल ध्यान में ये तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट डेवलपिंग दी ऑडिट प्लान। अब ऑडिट प्लान में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आता है ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना, तो वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए ऑडिट प्लान में सबसे पहले नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हमारे SA 315 में है वो उसमें ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा NTE ऑफ द फर्दर है ना ऑडिट प्रोसीजर जो SA 330 में कवर किए हुए हैं। और इसके अलावा जो भी ऑडिटर को अपने डायरेक्शन, रिव्यू, सुपरविजन के रिगार्डिंग और जो भी कुछ अदर एंगेजमेंट SA के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके हिसाब से जो भी ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर को अप्लाई करने हैं तो वो इसमें ऑडिटर अप्लाई करेगा। अब किस लेवल तक है तो वो डिपेंड करेगा कि साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, यानी कौन कौन से हाई रिस्क एरिया है, उस अकॉर्डिंग वो अपने रैप और फैप लेगा। और एरिया ऑफ ऑडिट क्या है, असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपना ऑडिट प्लान इसमें चेंज भी कर सकता है और रिवाइज भी कर सकता है। तो ये था हमारा ऑडिट प्लानिंग। थैंक यू।